हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेटर। इस चैनल पे हम आईसीएसई क्लास 10 साइंस एंड मैथ्स के सारे चैप्टर्स वन शॉट में ख़त्म कर रहे होंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कवरिंग ऑल कंसेप्ट्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड लास्ट में जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका शॉर्ट नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आईसीएसई क्लास 10 का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो फोर्स है। ये आपके एग्जाम में टोटल 6 मार्क कैरी करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और शेप। मतलब क्या होता है, फोर्स को हम अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो एक पुश और पुल होता है जो हम एक ऑब्जेक्ट पे करते हैं, तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन में आता है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में आता है अगर वो एक रिजिड बॉडी होगा, और अगर एक वो नॉन रिजिड बॉडी होगा तो उसका शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर चेंज करेगा। समझे। तो हम सिंपल टर्म में फोर्स को और क्या क्या बोल सकते हैं कि फोर्स अगर हम कोई बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो या तो उसका स्पीड चेंज होता है, वो ऑब्जेक्ट का वो फास्ट मूव करता है या फिर स्लो मूव करता है, मतलब रेस्ट में आता है, मोशन ऑफ रेस्ट, या फिर स्टेट ऑफ मोशन में आता है। या फिर हम अगर कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, या फिर हम अगर कोई नॉन रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है। समझे। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, कैपिटल एन में डिनोट करते हैं। एंड फोर्स दो टाइप का, फोर्स हम जब भी बॉडी पे लगाते हैं तो दो टाइप का बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं। एक होता है रिजिड बॉडी और एक होता है नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो दो तरह का मोशन होता है, एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है रोटेटरी मोशन। लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन का मतलब क्या होता है। लीनियर मोशन मतलब व्हेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी जगह पे एक बॉडी पाइवटेड नहीं होगा, फ्री टू मूव होगा और वो स्ट्रेट मूव करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। और रोटेटरी मोशन whenever we apply force on an object then it start moving in rotatory motion around that pivoted point। मतलब यहाँ पे देखिए एक pivoted point है और यहाँ पे ये एक सपोज एक बॉडी है जो कि pivoted है, एक जगह पे फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम अगर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर हम अगर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या रोटेटरी मोशन करेगा। इस पाइवटेड पॉइंट जो है ये फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, रोटेटरी मोशन। समझ में आए। यहाँ पे एक बॉडी है, देखिए ये कहाँ पे पाइवटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये सीधा मूव करेगा, इधर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर मूव करेगा। तो ये कहीं पे भी एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है, हम जहाँ पे फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। और फिर हम जब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो अगर नॉन रिजिड होगा तो तीन तरह की चीज़ें होंगे, शेप चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा या फिर उसका साइज चेंज होगा। फिर आइए बात करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई पाइवटेड बॉडी मतलब रोटेटरी मोशन में ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है। समझे। रोटेटरी मोशन में ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है, रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, कुछ भी बोल सकते हो। समझे। तो कोई भी एक बॉडी अगर एक जगह पे पाइवटेड है तो वहाँ पे हम अगर फोर्स लगाते हैं पाइवटेड पॉइंट के नियरेस्ट, तो हमें बहुत हार्ड होगा वो ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, जहाँ पे बॉडी पाइवटेड है वहाँ से जब दूर जाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ाएंगे और दूर में फोर्स लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत जल्दी से वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक डोर है, तो इस डोर का जो हिंज है, हिंज पे हम अगर फोर्स लगाएंगे तो डोर मूव नहीं करेगा, या फिर बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके मूव करेगा। लेकिन हम अगर एड्ज में, जो डोर का जो एड्ज है, यहाँ पे जो हम एक्चुअल में जो डोर का जो हैंडल दिया रहता है वहाँ पे हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जल्दी से डोर मूव करेगा। और यहीं पे हैंडल क्यों होता है, एक साइंटिफिक रीज़न है। फिजिक्स के टर्म में हम अगर देखें तो ये जो डोर है, ये डोर में यहाँ एड्ज पे हमेशा जो हमारा हैंडल क्यों देता है, वो होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, हम पाइवटेड पॉइंट जो है, मतलब जो हिंज पॉइंट है वहाँ पे लगाने से नहीं होता, लेकिन दूर पे लगाएंगे तब जाके डोर अपने आप खुल जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कांट वर्क ओनली विथ फोर्स रिक्वायर्ड अनदर फैक्टर दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब सिर्फ फोर्स से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का काम नहीं बनता है, उसको और एक चीज़ चाहिए जिससे वो
ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, और वो क्या होता है, टॉर्क। समझे? तो टॉर्क समझने से पहले हम पहले दो पॉइंट को समझ लेते हैं। वो एक है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, इस सब का पूरा डेफिनेशन मैं आपको शॉर्ट नोट में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका शॉर्ट नोट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे हमारा फोर्स लगता है, जिस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल एक रूलर है, यहाँ पे ये पाइवटेड है। ओके, तो हम अगर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे लगाते तो इसको बोलते पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे लगाते तो इसको बोलते पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जो इमेजिनरी लाइन है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे इससे, तो ये लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। समझे? इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये देखिए ये है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा है और इसी डायरेक्शन में हम एक इमेजिनरी लाइन लेंगे तो उसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। समझे? और एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे बोलते हैं, जिस पॉइंट पे बॉडी पाइवटेड हुआ है, जिस पॉइंट पे बॉडी पाइवटेड हुआ है उस डायरेक्शन में हम अगर एक इमेजिनरी लाइन लेंगे तो उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझे? यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया गया है, देख लीजिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब बात करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट द टर्निंग पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स अप्लाई होने पे, कोई भी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो टर्निंग इफेक्ट होता है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जैसे यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो टर्निंग इफेक्ट होता है जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस अप्लाइड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। समझे? तो टॉर्क का एक ये डेफिनेशन हो गया, इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट द टर्निंग पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। या फिर हम इसको शॉर्ट में बोलना चाहें तो इन मैथमेटिकल टर्म्स हम ये भी बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का डेफिनेशन ये भी होगा कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये देखिए मैथमेटिकली टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड हम जानते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है एंड मैग्नीट्यूड होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एंड जो क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मतलब डायरेक्शन होगा। तो टॉर्क जो है उसका दो टाइप का डायरेक्शन होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है या फिर क्लॉकवाइज मूव करता है। उसका दो डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव फोर्स अप्लाइड। और नेगेटिव कब लेते हैं, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये वाला अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा ये। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होगा हम उसे नेगेटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब देखते हैं टॉर्क को हम जीरो कैसे कर सकते हैं। टॉर्क को जीरो करने का 3 सिंपल रीजन है जिससे हम टॉर्क को जीरो कर सकते हैं। मतलब देयर आर 3 सिंपल केसेस थ्रू विच वी कैन टॉर्क जीरो। समझे? तो टॉर्क को कैसे जीरो करना है, 3 केसेस है। या फिर हमें फोर्स को जीरो कर देंगे, मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे
तो ऑब्वियसली टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। तो फोर्स को अगर जीरो कर देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने आप जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। या फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जीरो कर देते हैं, इन दोनों में से किसी को भी एक जीरो करेंगे तो जीरो इंटूप्लाई कोई भी न्यूमेरिकल नंबर होगा तो जीरो ही होगा। तो या फिर हम फोर्स को जीरो कर देंगे या फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जीरो कर देंगे, इन दोनों में से किसी को भी एक जीरो करेंगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। और एक जो फर्स्ट केस यही बोलता है कि फोर्स को हम जीरो कर देंगे, सेकेंड जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको जीरो कर देंगे। थर्ड केस जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना, फोर्स पास थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पाइवोटेड है, तो अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, इस डायरेक्शन में थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट, इस डायरेक्शन में हम अगर लगाएंगे तो क्या होगा, जो टॉर्क है वो जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ इस डायरेक्शन में हम अगर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा तो सिंपल टॉर्क जीरो हो गया। या फिर हम अगर पाइवोटेड पॉइंट पे फोर्स लगाएं, पाइवोटेड पॉइंट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब आते हैं CGS एंड SI यूनिट ऑफ टॉर्क। जो ये वाला टॉपिक हमारे क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन CGS एंड SI यूनिट ऑफ टॉर्क डिफाइन कीजिए, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको ये फोर्थ चैप्टर का जितने भी लास्ट 5 ईयर के PYQs हैं वो सब सॉल्व करूंगा, और ये इस साल का जो 2026 का जो हमारा स्पेसिमेन पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो भी सॉल्व कराऊंगा। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन CGS एंड SI यूनिट ऑफ टॉर्क। तो पहले आप बताइए टॉर्क का SI यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। तो हमें पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, आप क्लास 9 में पढ़े हो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। SI यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, एंड मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को हम 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे CGS यूनिट 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 10⁵ एंड 10⁻² है, इसको हम अगर प्लस कर देंगे तो 10⁻, जबकि ये हमारा जो बेस है वो सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10⁻7। 10⁻7 ये डाइन सेंटीमीटर, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। या फिर हम 1 डाइन सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। उसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे फिर से न्यूटन मीटर में, तो 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 न्यूटन मीटर। ये वाला कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना। अब आते हैं कपल। कपल क्या होता है, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस acting on a rigid body such that they act along different line of action of force is called couple। मतलब क्या होता है, जब भी कोई बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी पे अगर हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, मतलब एक फोर्स यहाँ से अप्लाई करेंगे और एक फोर्स यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से जो फोर्स होगा वो अगर 5 न्यूटन का होगा तो यहाँ से भी जो फोर्स होगा वो भी 5 न्यूटन का होगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब भी हम कोई बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम सिंपली कपल बोलते हैं। या फिर मैथमेटिकली आप कपल को क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल। समझे, यूनिट ऑफ कपल क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो देखिए यहाँ पे कपल और टॉर्क जो है, टॉर्क एंड कपल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टॉर्क में क्या होता था, एक फोर्स लगता था कोई भी जो उसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता था। और यहाँ पे कपल क्या है, यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, मतलब इक्वल फोर्स लगते हैं, दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। यूनिट जो है टॉर्क का एंड कपल का सेम है। कपल का जैसे यूनिट है न्यूटन मीटर, वैसे टॉर्क का भी यूनिट था, ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर। एक तरफ से आप लोग अगर देखें तो मैथमेटिकली भी कपल एंड टॉर्क दोनों सेम ही है। कपल में देखें फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जैसे होता है, समझाऊंगा। टॉर्क जो है वो भी है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों का मैथमेटिकली भी एक तरह से सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, कपल में दो फोर्स लगता है और टॉर्क में एक ही फोर्स लगता है। देखिए यहाँ पे ये एक बॉडी है जो कि सेंटर पे पाइवोटेड है। अगर दो अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगते हैं तो बॉडी क्या होता है, पाइवोटेड सेंटर पे या फिर सेंटर से थोड़ा दूर यहाँ पे या यहाँ पे पाइवोटेड होता है। एंड पे पाइवोट नहीं होगा, अगर एंड पे पाइवोटेड होगा तो दो फोर्स नहीं लग पाएंगे।
तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो बॉडी पाइवोटेड है, यहाँ पे हम अगर दो इक्वल फोर्स लगाएं, ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये भी इसको कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। लेकिन अपोजिट फोर्स लगाए, यहाँ ये अपवर्ड फोर्स लगाए, यहाँ पे ये डाउनवर्ड फोर्स लगाए, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉडी है एक तरफ से क्या होगा, रोटेट करेगा। अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या है, जब नेट फोर्स एंड द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कोई भी बॉडी पे जब अप्लाई होता है वो अगर जीरो होता है तो बॉडी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आता है। मतलब क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है, जितने भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे हैं वो सारा नेट फोर्स का अगर हम मिला दें तो जीरो होगा। और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं, वो अगर जीरो है, ये दोनों अगर जीरो हैं तो हम बॉडी को इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन द नेट फोर्स एंड द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स applied on a body is zero, then the body is said to be equilibrium. इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जब बॉडी रेस्ट में होता है और उसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होता है, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट एंड इट्स नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो, या फिर नेट फोर्स इज जीरो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पे क्या होता है, बॉडी कंटिन्यूस मोशन में होता है, बॉडी मोशन में होता है और उसका नेट फोर्स जीरो होता है। व्हेन, जैसे कि एग्जांपल, व्हेन बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए, जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है और उसका एक्सेलरेशन जो है जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेशन जो है उसका चेंज नहीं होता है पर टाइम के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था ना, ये न्यूटन्स का एक लॉ है, सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो है हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम अगर एक्सेलरेशन को जीरो कर दें तो मास इंटू जीरो, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मास इंटू जीरो जीरो, फोर्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बॉडी कहाँ कैसे होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल इसका हम अगर देखेंगे तो आपको बुक में भी दिया गया है, रेन ड्रॉप्स क्या है, वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में नीचे गिर रहे हैं। अब आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जब भी कोई बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होता है, दो तरह का फोर्स अप्लाई होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुए हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुए हैं, वो दोनों अगर जीरो हो गए तो उसे हम बोलते हैं ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज ए बॉडी इज फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए आप डेफिनेशन देख सकते हैं, फॉर ए सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करके, मतलब इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जो सीसो में हम अगर सेम वेट के दो बच्चे को दो साइड बिठाएं, इधर एक बच्चे को सेम वेट का फॉर एग्जांपल 50 kg का, उस साइड भी एक बच्चे को बिठाएं वो भी 50 kg का, तो वो जैसे बैलेंस्ड मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि हमारा जो वेइंग मशीन होता है जिसमें हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मापते हैं, उसमें एक साइड पे हम जो वेट रखते हैं और एक साइड पे हम वेजिटेबल्स रखते हैं, वो दोनों सेम जब आ जाते हैं तब हमारा 5 kg या फिर 10 kg का जो फ्रूट्स हम वेट करते हैं वो इक्वल होता है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ना तो ज़्यादा राइट साइड वो नीचे गिरेगा या फिर ना तो ज़्यादा लेफ्ट साइड नीचे गिरेगा, सेम अगर मेंटेन करके रहेगा, मीडियम जो हमारा सेंटर पर रहेगा, अगर उसका जो कांटा रहता है, जो वेइंग मशीन होता है उसका, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे उसी कंसेप्ट को समझाया गया है। इक्विलिब्रियम मतलब जो क्लॉकवाइज मूवमेंट एट ए पाइवोटेड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और द सेम पॉइंट, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखो मैथमेटिकल क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखिए इधर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इसलिए यहाँ पे जीरो होगा। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तो उसका हमेशा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
ऑफ फोर्स है एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स है हमेशा इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए ये जो है क्या होता है, फुलक्रम है। ये जो है क्या है, फुलक्रम है। फुलक्रम से कुछ x डिस्टेंस पे हम अगर 10 kg का एक वेट लगाएंगे और फुलक्रम का यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, फुलक्रम से यहाँ होता है कि जो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में हम अगर 5 kg का वेट लगाएंगे तो यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर का वेट है ये इसको कहाँ मूव कराएगा, कौन से डायरेक्शन में मूव कराएगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो 10 kg है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो x डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस हम कौन मतलब कितने डिस्टेंस में लगाएंगे फुलक्रम से, ताकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो होता है सेम हो जाए। तो कौन सा पॉइंट में लगाएंगे, देखिए इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है कितना है, देखिए 5 kg है और कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो हमें पता है टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स है 5 kg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, 5 kg इंटू जो 10 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर जो बैलेंस्ड हुआ है, ये जो रूलर है ये जो 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है, ये 50 एंड 10 को माइनस करेंगे तो कितना डिस्टेंस पे लगा है, ये 40 सेंटीमीटर पे लगा है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे 5 kg इंटू 40 सेंटीमीटर हम अगर करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 40 200 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये कहाँ पे लगा है, 10 kg लगा है, कितना डिस्टेंस पे लगा है, 50 माइनस एक्स, क्योंकि हमें ये x का वैल्यू नहीं पता तो 10 इंटू एक्स करेंगे यहाँ पे 10x। तो 50 kg इंटू 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो 10 इंटू एक्स है, 10 जो यहाँ पे मल्टी हो इसको यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 कितना आता है, टोटल हमारा 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो फुलक्रम यहाँ पे बैलेंस्ड हुआ है, यहाँ से जो x डिस्टेंस पे जो 10 kg लगा है कहाँ पे लगा है, 20 सेंटीमीटर पे लगा है। दैट इज x जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। तो कितना सेंटीमीटर पे हम अगर वेट रखते हैं तो हमारा वेट बैलेंस होगा, मतलब ये जो 50 है यहाँ पे 50 पे बैलेंस हुआ है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं, मतलब क्या होता है 70 सेंटीमीटर पे हम अगर ये 10 kg वेट रखेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा रूलर है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिंपल मीनिंग है एक बॉडी का कौन सा पॉइंट पे उसका होल बॉडी का वेट जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक हमारा पेन है, ये पेन का कौन सा पॉइंट, जैसे कि हम ये पेन का ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम उंगली रखें ऐसे अगर हम पकड़ें तो ये जब ये बैलेंस हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे ये पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीरो है। वैसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ अ बॉडी अबाउट विच the net moment of force of the weight of all particle constitutes the body is zero। मतलब क्या, मैं अभी जो बोला कि एक बॉडी का कौन सा पॉइंट पे उसका होल वेट जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब नेट फोर्स, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक बॉडी में है वो सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ फिनोमिनन्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो क्या होता है, पहला है मास, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तीसरा है शेप साइज एंड स्ट्रक्चर और चौथा है ज्योमेट्री। मतलब कोई भी बॉडी का शेप साइज स्ट्रक्चर उसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। फिर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी एक बॉडी का मोशन होता है एक सर्कुलर पाथ में और एक यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एक मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी सच दैट इट इज एक्शन अपॉन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी का जो सर्कुलरी मोशन होता है उसका सर्कुलरी मोशन क्या होता है, वेलोसिटी डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएबल वेलोसिटी होता है, जैसे कि उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो पाए। समझ में आ रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये देखिए एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसका जो स्पीड है यूनिफॉर्म होता है बट वेलोसिटी वेरिएबल होता है, समझे। स्पीड कांस्टेंट होता है मतलब यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज
यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन सीधा जा रहा है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड, इस तरफ पे राइट साइड। तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, बट स्पीड कांस्टेंट रहता है, समझे। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, और एक तरफ से बोलते हैं हम एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। इसका मतलब हम क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता है। स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज होता है एक बॉडी का, तब हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे है वैसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी था आपके 9th क्लास में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं दो तरह का फोर्स। जब भी कोई बॉडी पे फोर्स लगता है और वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब क्या है, ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। मतलब एक बॉडी का जो सेंटर होता है, मतलब यहाँ पे अगर इसका सेंटर है और अगर ये इस तरह से, ये सपोज ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे एक स्टोन लगा है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जो स्टोन है, स्टोन सेंटर के टुवर्ड स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या है, टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा, इस सेंटर के टुवर्ड जो फोर्स लगाएगा इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, अर्थ रोटेट करता है तो उसको कौन खींच के रखा है, सन खींच के रखा है। तो सन जो यहाँ पे फोर्स लगा, सन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मतलब अर्थ जो सन को खींच के रखा है, वो फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। और एक एग्जांपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वो भी एक एग्जांपल है सेंट्रीपेटल फोर्स का। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स एक ट्रू फोर्स है, अच्छे से याद रखना, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये एक ट्रू फोर्स है। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको हम कैसे निकालते हैं, F = ma के फॉर्मूला से निकालते हैं। एग्जाम्पल आपको तो बोला था, अर्थ रोटेट अराउंड द सन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। फिर आते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक फेक फोर्स है, मतलब इस तरह का फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल रियल लाइफ में। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, और इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस फोर्स इज कम्प्लीटली इमेजिनरी, मतलब इस तरह का फोर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is observed when the body itself in a rotatory motion। जब एक बॉडी रोटेटरी मोशन में होता है तब इस तरह का फोर्स हम देख पाते हैं। तो बच्चों, क्लास 10th चैप्टर 1 फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कुछ गलत बोला हूँ तो माफ़ कर देना, ये पहला वीडियो था मेरा इसलिए। थैंक यू सो मच बच्चों।